मूल संविधान में मूलतः आर्टिकल 31 था जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाया गया, मतलब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 क, और वहां उसको शामिल कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त हो गया और कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल हो गया। फिर एक अंत में अधिकार बचता है और वो बचता है अनुच्छेद 32। और आर्टिकल 32 में कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए विद्यार्थियों, इस बात को थोड़ा सा विशेष तौर पे समझिए आप कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यह अधिकार एक ऐसे अधिकार के रूप में है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको अधिकार सारे दे दिए और ये अधिकार न दिया होता, तो वो जो आपको अधिकार संविधान ने दिए, उन अधिकारों को प्रवर्तित कराने की, उन अधिकारों को लागू कराने की, उन अधिकारों को मान लीजिए उल्लंघन हो जाए तो उनका उपचार कराने की, उनका संरक्षण करने की गारंटी कहां से मिलेगी? फिर मान लीजिए हमें अधिकार दे दी जाए लेकिन उनका उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, तो फिर ऐसे अधिकार काम के क्या हैं कि वो अधिकार हमें एक तरीके से उनकी गारंटी नहीं दी जाए अगर कि उन अधिकारों की रक्षा की जाएगी, हमारे वो अधिकार हमें किसी भी सूरत में मिलेंगे। यदि ये इस बात की गारंटी ना दी जाए, अगर इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित ना की जाए अगर, तो फिर वो अधिकार किस काम के हैं? तो ये आर्टिकल 32 उन 5 अधिकार जो हमें दिए गए, उन 5 अधिकारों को की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है इसमें। और कहा गया है कि वो जो 5 अधिकार आपको दिए गए हैं, वो 5 अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। वो 5 अधिकारों को, उन 5 अधिकारों में से यदि किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, उसका किसी प्रकार से यदि हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका संरक्षण किया जाएगा। ये उनका संरक्षण करने का एक मौलिक अधिकार के रूप में खुद एक अधिकार दिया गया। तो ये अधिकार समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अधिकार न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि ये अधिकार शेष अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी भी है। तो ये अन्य अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देता है और उस गारंटी के रूप में हमें एक अधिकार और दे दिया गया। तो इस अधिकार की इंपॉर्टेंस इस मायने में है कि बाकी के शेष जितने भी अधिकार हैं वो इस अधिकार के अभाव में केवल शब्द मात्र हो जाते, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हमें इसका एक स्वतः एक और अधिकार दे दिया गया कि उन अधिकारों की आपको सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, और उस गारंटी स्वरूप हमें एक और अधिकार आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि आपको अगर पूरे आर्टिकल 395 पूरा संविधान है, यदि उनमें से किसी एक आर्टिकल को कहना हो कि ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो आप किसे कहेंगे? तो अंबेडकर ने कहा कि देखिए, पूरे संविधान में किसी एक ऐसे अनुच्छेद को उठाना, क्योंकि सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, सारे भाग इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो संविधान में शामिल हुआ है। लेकिन फिर भी यदि मुझे किसी एक अनुच्छेद के बारे में कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, और यदि मुझे किसी एक अनुच्छेद को छांटना हो, तो वो निश्चित तौर पे आर्टिकल 32 होगा। उन्होंने कहा ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ये बात आपको खास बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है अधिकार समझिए आपकी बात। एक्चुअल में आर्टिकल 32 के 4 क्लोज है, 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4). एक एक करके समझिए आप। आर्टिकल 32(1) क्या कहता है? 32(1) कहता है कि वो जो भाग 3 में, भाग 3 का मतलब 12 से 35 तक, भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 14 से 32 तक दिए गए हैं, आर्टिकल 32 कहता है कि भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं,
इन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यदि उनका उल्लंघन हुआ तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की, समावित करने की गारंटी प्रदान की जाती है, उनको प्रत्याभूत किया जाता है। यह आर्टिकल 32(1) कहता है। 32(1) ने क्या कहा कि वो जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो जो उनको समावित करने की कार्रवाई की जाएगी, उसकी गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी दी गई, प्रत्याभूत किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय में इनका संरक्षण किया जाएगा। मतलब इनका जो संरक्षण किया जाएगा, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां होंगी वो कहाँ होंगी? सीधे तौर पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट में होंगी, और सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रवर्तन कराया जाएगा। और इसकी बाकायदा गारंटी शब्द यूज किया गया, प्रत्याभूत शब्द यूज किया गया, गारंटी प्रदान की जाती है। आर्टिकल 32(1) कहता है। तो आर्टिकल 32(1) के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई और प्रत्याभूत गारंटी प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। आर्टिकल 32(2) कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके उपचार स्वरूप वो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकेगा? सर्वोच्च न्यायालय, उसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के आदेश देके उनका उपचार कर सकता है। और आदेश कौन कौन से दिए गए? उनमें देखिए रिट ली गई। पहली रिट का नाम लिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रखें। कई बार क्या है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सी रिट, और हिंदी में हैबियस कॉर्पस लिख दिया और इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख दिया। आप जानते नहीं है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी जिसको बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लेके आना। तो शरीर पेश करना एक तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ ये है। किसी व्यक्ति को इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाता है। और न्यायालय के समक्ष जब उसे पेश किया जाएगा, वो भी उसको जो गिरफ्तार किया गया उसके 24 घंटे की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का आदेश देता है। और जो उसे पेश किया गया और अब उसे गिरफ्तार किए गए कारणों की जांच की जाती है। जांच में यदि वो दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में तो ठीक है, बंदीकरण ठीक है, लेकिन यदि जांच में ये पाया गया है कि उसका बंदीकरण अवैध है, उसको बंदीकरण, उसकी जो गिरफ्तारी की गई वो गलत है, अनुचित है, ऐसी स्थिति में उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण रिट है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको संरक्षित किया जाता है। फिर देखिए एक रिट और है परमादेश। परमादेश का मतलब है मैंडेमस। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को, किसी ऐसे पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देता है जिसके बारे में ये उसके पास सूचना ही है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपने पद के जो भी उसके लिए कर्तव्य निर्धारित है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देता है। कई बार ऐसे पदाधिकारी वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लाल फीताशाही के तहत क्या करते हैं, किसी कार्य को पेंडेंसी में डालते हैं, उस कार्य को जानबूझ के करते नहीं, टालते हैं। तो इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है लोगों का। तो इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किसी पदाधिकारी को ऐसा आदेश देता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब क्या है? ये रिट सुप्रीम कोर्ट निम्न न्यायालय, अपने से जो निम्न न्यायालय हैं उनके विरुद्ध जारी करता है कि यदि निम्न न्यायालय में किसी निचली अदालत में कोई मामला अभी चल रहा है और जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है, ऐसी स्थिति में यदि वहां कोई मामला प्रकरण चल रहा है
तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा लेता है और उसे उस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए मना कर देता है कि अब उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, मना कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर अपने पास मंगा लेगा और उस पर अपनी समुचित कार्रवाई करता है। तो ये प्रतिषेध है। नीचे चल रहे किसी मामले को वो उसे मना कर देता है काम करने के लिए कि उस पर कोई कार्रवाई आगे न की जाए और उसे जरूरत पड़ने पर अपने पास मंगा लेता है। यह है प्रतिषेध। चौथा है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी में क्या होता है, इसमें भी यही है कि निचली जो भी अदालत है उसने मान लीजिए किसी मामले में निर्णय दे दिया, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब देखा तो पता चला कि ये तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित ऐसा मामला है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। तो अब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट वापस रिओपन करता है, अपने पास मंगा लेता है। तो दोनों में मंगा रहा है, लेकिन इसमें तो यहां पे अभी मामला चल रहा था, निर्णय हुआ नहीं है। यहां निचली अदालत ने निर्णय दे दिया है, तो यह निर्णय पूर्व की स्थिति में प्रतिषेध है, निर्णय दिए जाने के बाद की स्थिति में उत्प्रेषण है। पांचवी रिट है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा का मतलब क्यो वारंटो, और क्यों वारंटो का मतलब क्या है। अधिकार पृच्छा के अंतर्गत होता क्या है कि अधिकार पृच्छा में इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। कोई पदाधिकारी किसी पद का उपभोग कर रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि वो व्यक्ति उस पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत वास्तव में नहीं है, वो फर्जी तरीके से उस पद का उपभोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पदाधिकारी के विरुद्ध अधिकार पृच्छा की रिट जारी करके उस पदाधिकारी को वो दस्तावेज पेश करने का आदेश देता है जो दस्तावेज जिन दस्तावेजों के माध्यम से वो उस पद का उपभोग कर रहा है। अब उसके उस पद के उपभोग करने के लिए वो अधिकृत है या नहीं, इसकी जांच की जाती है और उसके द्वारा पेश किए गए यदि दस्तावेज उचित है, ठीक है तो ठीक है, और यदि उसके दस्तावेज अवैध है तो फिर उसे पद से हटा दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ये आर्टिकल 32(2) में है। अच्छा, ये 5 में से ही कोई रिट जारी करे जरूरी नहीं, इसके अलावा भी कोई रिट जारी की जा सकती है। ये कहा गया है ये 5 है, इसके अलावा कोई अन्य कोई रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अब यहां देखें, मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना जागरूक नहीं है, उसे पता नहीं है कि मैं जिस मामले को लेके जा रहा हूं वहां पे मुझे कौन सी रिट लगानी है। रिट लगानी चाहिए थी परमादेश, रिट लगानी चाहिए थी मान लीजिए परमादेश, उसने लगा दी प्रतिषेध। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा, इस आधार पे उसे मना नहीं करेगा, बल्कि वो उसे उसके लिए जो उचित रिट होनी चाहिए वो उसके तहत उस मामले को ले लेगा। और समझ रहे हैं आप, ये ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि उसके लिए जो पर्याप्त रिट, उसके लिए जो कौन सी रिट उसके लिए ठीक है, उचित है, वो उसके तहत उस मामले को वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये रिट 5 प्रकार की रिटें हैं, वो जारी की जा सकती है। ठीक है, देखिए 32(3) में देखें आप क्या है। 32(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर, और इस आर्टिकल 32 में दी गई जो शक्ति है, आर्टिकल 32(1) और 2, उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए, और ये जो रिट की क्षेत्राधिकार है, ये रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय को भी ये पावर दे सकती है। अन्य न्यायालय को ये पावर दिया जा सकता है, लेकिन ये पावर देगा कौन? ये पावर देगी संसद। संसद विधि बनाकर ऐसी पावर वो अन्य न्यायालयों को दे सकती है। लेकिन वो जो अन्य न्यायालयों को ऐसा रिट क्षेत्राधिकार दिया जाएगा, वो वर्तमान में जो आर्टिकल 32(1) और 2 में जो रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे संगत रहते हुए ऐसी रिट क्षेत्राधिकार अन्य न्यायालयों को दिया जा सकता है। यहां देखिए, अन्य न्यायालयों की जो बात की गई, इस अन्य न्यायालय में हाईकोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट को तो उच्च न्यायालय को तो पहले से ही रिट क्षेत्राधिकार दे ही दिया गया, और उसके लिए तो आर्टिकल 226 वैसे ही रिट क्षेत्राधिकार है,
वो तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वैसे भी रिट जारी कर ही सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और चूंकि वो रिट जारी कर ही सकता है, इसका मतलब क्या है कि इस अन्य न्यायालय में हाईकोर्ट को के अलावा अन्य जो न्यायालय हैं वो शामिल हैं। देखिए, ध्यान रखना खास बात, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32, हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 और 226 में जो अंतर है, उसको एक खास बात ध्यान रखिएगा आप कि आर्टिकल 226 व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ऐसी रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आर्टिकल 32 व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और चूंकि वो मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में ऐसी रिट जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यहां यह आर्टिकल 226 व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल हाईकोर्ट की पावर है। समझ पा रहे हैं आप? तो 32 और 226 में एक अंतर है। ये आर्टिकल 32 और 226 में एक अंतर यह भी है कि आर्टिकल 32 द्वारा जारी की गई रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो उसका प्रभाव पूरे देश में होगा, जबकि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई रिट का प्रभाव क्षेत्र केवल उस हाईकोर्ट का प्रभाव क्षेत्र उस सीमा तक सीमित रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 32 का संबंध चूंकि सिर्फ मौलिक अधिकारों से है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसके रिट केवल और केवल तभी जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला हो। जबकि आर्टिकल 226 के तहत ऐसी रिट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी जारी की जा सकती है और मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी अधिकार के उल्लंघन होने पर भी जारी की जा सकती है। इसका मतलब हाईकोर्ट को ये रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी रिट केवल मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने की स्थिति में ही जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी जारी कर सकता है और अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी कर सकता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 32(4) क्या कहता है। आर्टिकल 32(4) कहता है कि जो मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 को निलंबित केवल और केवल उस शर्त में तो किया जा सकता है जैसा कि संविधान में कोई प्रावधान दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 358, 359 है। तो आर्टिकल 32 पर तो आर्टिकल 359 ही लागू होता है, 358 तो केवल आर्टिकल 19 पे लागू होता है। तो संविधान में दिए गए उपबंधों के अलावा अन्य किसी भी आधार पर आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये खास बात ध्यान रखें। 32(4) कहता है कि आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा, और निलंबित केवल एक ही सूरत में किया जा सकता है। केवल कौन सी सूरत में? यदि उसे निलंबित करने का कोई प्रावधान संविधान में दिया गया है तो। और संविधान में आर्टिकल 32 को निलंबित करने का, आर्टिकल 32 सहित मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार को 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करने की पावर, वो जो प्रावधान है वो आर्टिकल 359 में ही दिया गया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लागू होता है, उस स्थिति में 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों में से 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अधिकार को निलंबित कर सकता है। केवल उस सूरत में आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है, अन्य किसी स्थिति में नहीं किया जा सकता। तो 32(1) में गारंटी दी गई मौलिक अधिकारों के संरक्षण की, प्रवर्तन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उसमें। 2 में आपके 5 प्रकार की रिटों की बात की गई, इसके अलावा भी कोई रिट जारी की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। तीसरे में आर्टिकल 32(3) में कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। हालांकि संसद ने आज तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है, किसी अन्य न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। 32(4) के तहत यह कहा गया है कि आर्टिकल 32 को संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा अन्य किसी आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। देखिए 32 तक हमने 6 अधिकार पढ़ लिए, लेकिन हम सामान्यतः मौलिक अधिकारों को यहीं समाप्त मान लेते हैं और आर्टिकल 33 को हम नहीं पढ़ते, आर्टिकल 34 को हम नहीं पढ़ते और आर्टिकल 35 को हम नहीं पढ़ते, जबकि तीनों ही आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की बात। आर्टिकल 34 भी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की बात करता है, दोनों। 33 कहता है कि संसद कानून बनाकर, संसद है वो विधि बनाकर
मौलिक अधिकारों को सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों और लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो विभाग हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, गुप्तचर संस्थाएं हैं, या फिर जो भी आसूचना विभाग है, उनमें कार्यरत जो भी लोग हैं, उनके जो भी कर्मचारी हैं, उनमें सेवारत जितने लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। तो संसद विधि बनाकर किस किस के सैन्य बलों, क्योंकि वहां पे अगर मौलिक अधिकारों को इतना प्रदान किया गया जैसे आम नागरिक को दिया जाता है तो फिर वहां अनुशासन नहीं रहेगा। तो सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, इसके अलावा आपके लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले, और लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले विभाग कौन से हैं आप जानते हैं, विशेष तौर पे उसमें पुलिस आती है, आसूचना विभाग है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों, इसमें उनमें कार्यरत, उसमें सेवारत लोगों, इसमें सेवारत लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। कितनी मात्रा तक करना है, कैसे करना है, वो संसद कानून बना के कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 34 में भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध करने की बात की गई और ये पावर भी संसद को दी गई कि संसद विधि बनाकर ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, उन क्षेत्रों में, पूरे के पूरे क्षेत्र में ही जहां पर सैन्य विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू है, जहां पर सैन्य विधि लागू है, उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है संसद कानून बनाकर। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अफसपा, आर्मड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये मणिपुर में, मेघालय में, उन क्षेत्रों में लागू है ना, जहां उन क्षेत्रों के लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, तो वो किया जा सकता है। ये संसद को अधिकार है, वो कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है, ये भी संसद को एक अधिकार देता है, और यह अधिकार देता है कि संसद विधि बनाकर भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को के संबंध में कोई कानून बना सकती है। भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार के संबंध में विधि बनाकर उसे परिवर्तित करा सकती है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से विधि बना सकती है उसे लागू कराने के लिए। जैसे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता निषेध, तो उसके संबंध में संसद ने 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। 1976 में संशोधन करते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 बनाया। 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया। बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24, इसके अनुपालना में 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया। 1986 में संसद ऐसा आर्टिकल 35 के तहत कर सकती है, और बहुत सारे मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाए हैं। तो आर्टिकल 35 में ये पावर संसद को दी गई। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में देखिए हमने पूरी विस्तृत तौर पर चर्चा की है, हर एक आर्टिकल को लेकर उसकी बारीकियों को समझा है। फिर भी देखिए स्टूडेंट्स, आपको यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी क्लास में, तो निश्चित तौर पे आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर आराम से उस क्लास में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न को आपको संतुष्ट करने की, आपके उस प्रश्न को जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी किसी भी प्रकार के सवाल, आपके किसी प्रकार के डाउट, आपके किसी प्रकार की शंकाएं, उनको मैं उनका समाधान कर सकूं। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की ये आखिरी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।